परफॉर्मेंस टेस्टिंग बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टेस्टिंग का। कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस टेस्ट के बगैर तो आगे नहीं जाती, और उसके अगर परफॉर्मेंस टेस्ट ना किया तो हम उसके बारे में बता नहीं सकते ये एप्लीकेशन कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एट्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम करते क्या हैं, हम वेरीफाई करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम इज़ एज एक्सपेक्टेड या और एज स्पेसिफाइड। हम आमतौर पे जो हम इंडिकेटर्स मिलते हैं परफॉर्मेंस के, वो रिस्पांस टाइम है, थ्रूपुट है, एग्जीक्यूशन टाइम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ट्रैफिक रेट, इस तरह के हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ओनली। तो हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं टू परफॉर्म या टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट। हमें रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी कि रिस्पांस टाइम शुड बी लेस दैन 2 मिलीसेकेंड्स फॉर 95% ऑफ द टाइम्स। फॉर एग्जांपल हमने 100 मरतबा रिक्वेस्ट की और हमने ऑब्जर्व किया कि उसमें से 95 टाइम्स हमारा रिस्पांस टाइम जो था दैट वाज बिलो 2 मिलीसेकेंड, तो हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही ये भी हो सकता है कि हमने 400 मरतबा अटैम्प्ट की, तो अब हमें क्या चाहिए, 380 मरतबा कम से कम हमारे जो रिस्पांस टाइम है शुड बी लेस दैन 2 मिलीसेकेंड्स। अगर ऐसा नहीं है, यानी 400 मरतबा रिक्वेस्ट की और इसमें 300 मरतबा हमारा रिस्पांस टाइम 2 मिलीसेकंड से नीचे आया है, बाकी 100 मरतबा नहीं आया, तो इसका मतलब है कि सिस्टम, ये टेस्ट केस बताएगा, इस टेस्ट केस का रिजल्ट जो होगा ये वाला रिजल्ट कि 300 आउट ऑफ 400 टाइम्स हमारा रिस्पांस टाइम जो था वो 2 मिलीसेकंड से नीचे आया सिर्फ। तो इससे पता चलेगा कि सिस्टम इज़ नॉट बिहेविंग एज एक्सपेक्टेड। Similarly, memory utilization of application is not more than 400 MB for 90% of the time। हमने एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन में रखा और जितनी देर वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन में रही है इतनी देर हमने टाइम उसका नोट किया, उसके मेमोरी यूटिलाइजेशन नोट की है। और हम देख रहे हैं कि जब जब वो 400 MB या उससे ऊपर गई है तो ये इट इज़ ओनली 10% ऑफ द टाइम्स कि वो 400 MB या उससे ऊपर गई है, 400 MB या उससे ऊपर गई है। तो इसका मतलब इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज फॉर 90% ऑफ द टाइम्स उसकी यूटिलाइजेशन 400 MB से नीचे थी, 400 MB या उससे नीचे थी। परफॉर्मेंस टेस्ट करते हुए किस किस्म का डेटा कलेक्ट करना चाहिए, किस किस्म का डेटा कैप्चर करना चाहिए, वो हमें एंड टू एंड रिस्पांस टाइम हम मेजर कर सकते हैं। एंड टू एंड रिस्पांस टाइम से मुराद है कि एक यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद उस यूज़र को जो रिस्पांस सबसे पहला रिसीव होगा या उसको नज़र आएगा वो टाइम, ये रिस्पांस टाइम है हमारा, यानी एक्सटर्नल यूज़र के लिए विजिबल चीज़ होनी चाहिए रिस्पांस टाइम। तो ये एंड टू एंड रिस्पांस टाइम हम मेजर कर सकते हैं। हम CPU टाइम मेजर कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में एक रिक्वेस्ट गई है या कोई एक काम किया गया है, उसमें CPU यूटिलाइजेशन थ्रू आउट कितनी थी, और उसको हम कह सकते हैं कि CPU इतनी देर के लिए दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, तो CPU टाइम आ गया। नेटवर्क कनेक्शन टाइम, डेटाबेस एक्सेस टाइम, ये सब चीज़ें हम अलग अलग ये इस तरह से अगर टुकड़ों में मेजर कर रहे होंगे तो हमारे लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना बड़ा आसान होगा। हम बता सकेंगे कि हमारा डेटाबेस को एक्सेस करने का टाइम और क्यूरी प्रोसेस करने का टाइम कितना था और हमारा एक्चुअल रिस्पांस टाइम कितना है। इस हमारे पूरे के पूरे रिस्पांस टाइम के अंदर कितना टाइम तो नेटवर्क कनेक्शन करते हुए लग गया, कितना टाइम वेटिंग में लग गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमारी अलग अलग मेजर हो जाएं तो अच्छी बात है, उससे हम अपनी परफॉर्मेंस की बेहतर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट करते हुए जनरली तो हमने देखा कि हम ये थ्रूपुट, रिस्पांस टाइम वगैरह देख रहे होते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी करते हैं। जैसे इस टाइम पर ही हम इन परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइम पर ही हम लोड टेस्ट भी परफॉर्म कर लेते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट आमतौर पर जब परफॉर्म हो रहा होगा तो हमने, इसका मतलब है सिस्टम के ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स फॉर एग्जांपल बढ़ा दिए होंगे, या हमने कोई और इस तरह की होगी काम के सिस्टम जो है वो अंडर लोड, अंडर स्ट्रेस अपने आप को महसूस करे। तो हमें वेरीफाई करना है कि सिस्टम अंडर फुल लोड रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस देता है इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल रिस्पांस टाइम और इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये हम लोड टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, परफॉर्मेंस टेस्ट में तो हमने सिर्फ चेक किया था कि सिस्टम चलता है और इतने अरसे के लिए सही परफॉर्मेंस दे रहा है। उसमें हमने लोड, ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम लोड डालकर देखा भी हो। लोड टेस्ट में अब हम वही कंस्ट्रेंट्स, वही पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं बट अंडर फुल लोड। फॉर एग्जांपल मैंने लार्ज नंबर ऑफ यूजर कनेक्टेड, तो कहीं हमारा सिस्टम स्लो डाउन तो नहीं हो जाता या क्रैश तो नहीं कर जाता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब इफ़ देयर इज़ एन LMS, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर एक क्विज़ बना हुआ है और स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन क्विज़ अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं,
जैसे ही कुछ एक रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी थोड़ा सा रीजनेबली लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्ट होता है और कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या एलएमएस स्लो बिहेव करना तो नहीं शुरू कर देता? अगर ऐसा कर देता है तो इसका मतलब है कि वो परफॉर्मेंस टेस्ट ये सॉरी जो लोड टेस्ट है उसको वो पास नहीं कर रहा। इसी तरह परफॉर्मेंस टेस्टिंग के दौरान हम एक और जो टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो है वॉल्यूम टेस्ट। वॉल्यूम टेस्ट में वो वेरीफाई दैट क्वेरी प्रोसेसिंग, सर्चेज और डेटा रिट्रीवल डज नॉट टेक लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड, यानी थ्रूपुट वगैरह जो है वो स्पेसिफाइड टाइम से या एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा ना ले रहा हो अगर अमाउंट ऑफ डेटा इन द रिपोजिटरी इज लार्ज। यानी हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया और हमने अगर मैक्सिमम लिमिट्स रखी हुई है कोई डेटा की कि हम इतने अमाउंट ऑफ डेटा पर भी हमारा क्यूरी प्रोसेसिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी रहेगी, यानी हम बताना चाह रहे हैं कि हमने इंडेक्सिस लगाए हुए हैं और इंडेक्सिंग करने की वजह से हम बड़ा क्विकली चीज़ें रिट्रीव करके ले आते हैं। तो अब हमें वो चीज़ टेस्ट करनी है, तो हमें वो टेस्ट करने के लिए यकीनन काफ़ी लार्ज अमाउंट डेटा रखना पड़ेगा और उसके बाद हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम टेस्ट। उसमें हम देख रहे हैं कि क्यूरी प्रोसेसिंग में थ्रूपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्पेसिफाइड रहेंगी इसमें हमारी परफॉर्मेंसेस। स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा अगर हम उसको जो एंटिसिपेटेड लोड है उससे ज़्यादा लोड दे दें। तो यानी एक सिस्टम एक डिज़ाइन कैपेसिटी के तहत बना हुआ है, उसकी कोई कैपेसिटी है कि वो इतने नंबर ऑफ यूज़र्स के साथ, इतने अमाउंट ऑफ डेटा के साथ, इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक वक्त में हैंडल कर सकता है या इतने थ्रेड्स एक वक्त में चला सकता है। हम उससे ज़्यादा लोड उसके ऊपर डालें और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डाल के रखें और फिर देखेंगे सिस्टम का क्या बिहेवियर है। यानी हम ऐसी सिचुएशंस डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे सिस्टम को उसकी स्पेसिफाइड लिमिट से बाहर पुश करें, उसको बाहर लेकर जाएं उन लिमिट से। इससे क्या होगा, इससे हम देखेंगे ये कि सिस्टम किस पॉइंट पर कहाँ तक सिस्टम बिल्कुल सही काम करता रहेगा। इस सिस्टम के लिए वर्स्ट कंडीशंस तो कभी भी आ सकती हैं, तो हम वो ड्यूरिंग टेस्टिंग ही देखना चाह रहे हैं वो वर्स्ट कंडीशंस कहाँ तक जा सकती हैं और वर्स्ट कंडीशन में कहाँ तक सिस्टम सही काम करता रहेगा, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस देता रहेगा। और अगर ड्यूरिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो हम स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं कभी सिस्टम फेल हो जाता है, तो अब क्या होगा, अब हमारा जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो भी टेस्ट हो जाएगा। वो इन्वोक होना चाहिए ताकि सिस्टम दोबारा से रिकवर करके आए और उसके ऊपर ये टेस्ट दोबारा रन करने चाहिए और साथ ही जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो भी टेस्ट हो जाएगा कि अच्छा जब सिस्टम रीबूट होकर आता है आफ्टर अ फेलियर इन स्ट्रेस या फेलियर अंडर वर्स्ट कंडीशंस तो वो कैसे बिहेव करता है। मसलन स्ट्रेस टेस्ट किस तरह के हो सकते हैं, ऊपर एक एग्जांपल हमें नज़र आ रही है। A system designed for 10,000 concurrent users is tested with 15,000 concurrent users and this load is given to the system for many hours during the testing period. For example, हम कहते हैं कि 100 घंटे के लिए हम ट्राई करेंगे सिस्टम को और हम इस पर लोड बढ़ाते जा रहे हैं। जो स्पेसिफाइड लोड है जिसके लिए सिस्टम डिज़ाइन हुआ उससे ज़्यादा लोड हमने दे दिया है सिस्टम को। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ उसका रिस्पॉन्स टाइम चेक करें, हम एक ही वक्त में उसके सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इकट्ठे ही चेक करने की कोशिश कर लें। हम रिस्पांस टाइम भी उसी वक्त चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रूपुट वाली थ्रेशोल्ड भी इसी वक्त चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमने नंबर ऑफ यूज़र भी बढ़ाए हुए हैं, अमाउंट ऑफ डेटा भी फॉर एग्जांपल बढ़ाया हुआ है, उसकी क्यूरीज रिक्वेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है कि सारी की सारी रिक्वेस्ट एक ही तरह की हैं, वो क्यूरी की रिक्वेस्ट हैं। या हमने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो एक वक्त में हैंडल कर सकता है वो भी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पर रखी हुई है या उससे ज़्यादा रखी हुई हैं। और उनमें से एक टाइप की रिक्वेस्ट भी सबसे ज़्यादा है जो फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस एक्सेस की रिक्वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रखी है, वो भी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर रखी हुई है। और फिर अवेलेबिलिटी भी कि क्या ये सिस्टम इस सारे स्ट्रेस के बावजूद अवेलेबल रहेगा, वो अभी भी चलता रहेगा या नहीं। इस तरह की चीज़ें भी, उसकी भी जो लिमिट है कि उसमें अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल 90% ऑफ टाइम्स अवेलेबल रहना है या 80% ऑफ द टाइम्स अवेलेबल रहना है। तो ये चीज़ें भी हमारी साथ ही टेस्ट हो रही हैं। तो हम एक ही वक्त में तमाम जगहों से उसको पुश कर रहे हैं, तमाम की तमाम लिमिट्स में उसको पुश कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि सिस्टम वर्स्ट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा और कहाँ तक ये एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस देता है। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें पता चल सकता है कि जैसे ही हमारी ट्रैफिक कहना चाहिए या हमारे यूज़र्स कहना चाहिए या हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले एक ख़ास हद से ऊपर जाएंगे तो हमें शायद ये सोचना पड़ेगा कि ऑल राइट नाउ वी नीड टू स्केल अप। हमें अपना सिस्टम जो है फॉर मोर नंबर ऑफ़ यूज़र्स
स्केल अप करना है तो क्या हमें किस वक्त वो डिसाइड करना है कि नाउ वी नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और नाउ वी नीड अ बेटर आर्किटेक्चर। अगर तो वो एक्सेप्टेबल लेवल कहीं पॉइंट पे आ जाता है जो कि मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाके काफ़ी दूर जाके आ रहा है, तो हमें मैक्सिमम लिमिट एक्सीड होने के बाद अब बार बार वो मैक्सिमम लिमिट एक्सीड हो रही है, तो हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये मैक्सिमम लिमिट एक्सीड होने के बाद हमारे पास इतना टाइम मजीद है जब हमारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा या मिसबिहेव करना शुरू होगा। तो इस टाइम के दौरान ये जब हमारे यूज़र्स, सपोज़ ये जो 10,000 यूज़र वाला सिस्टम जब वो 15,000 यूज़र पर टेस्ट हो रहा था तो इसने मिसबिहेव नहीं किया, तो इसका मतलब है 10,000 से 15,000 तक का टाइम अभी हमारे पास है। जब तक यूज़र्स 10,000 से 15,000 तक नहीं जाते हमारे पास टाइम मौजूद है कि हम अपने सिस्टम के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमें न्यू हार्डवेयर रिसोर्सेज ऐड करने हैं या आर्किटेक्चर अपडेट करना है या कुछ और काम करना है। परफॉर्मेंस टेस्ट में कुछ लोग इसको अलग से भी डील करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लेवल पर भी डील करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट के दौरान भी हम जब ऑपरेशनल प्रोफाइल्स ले रहे होते हैं तब भी हम रिलायबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम क्या वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि द सिस्टम इज़ एबल टू रिमेन ऑपरेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। हम किस किस तरह की चीज़ें ड्यूरिंग रिलायबिलिटी टेस्ट मेजर करते हैं, हमारे पास क्या मेट्रिक्स हो सकते हैं। वो मेट्रिक्स हमारे मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स हैं, मीन टाइम टू रिपेयर है, मीन टाइम टू फेलियर है। ये तीन मुख्तलिफ तरह के मेट्रिक्स हैं। MTBF और MTTR तो इस्तेमाल होते हैं ऐसे सिस्टम्स के लिए जो रिपेयर हो सकते हों। MTTF इस्तेमाल होता है ऐसे सिस्टम्स के लिए जिनको जो रिपेयर ना होते हों, जिनको जब भी वो क्रैश करेंगे या उनमें फॉल्ट आएगा हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हम उसको रिपेयर करके दोबारा ऑनलाइन लेकर नहीं आ रहे। इस तरह सिस्टम के लिए हम MTTF इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रा इसको समझ लेते हैं कि रिलायबिलिटी हम किस तरह से मेजर कर रहे होते हैं, इसमें MTBF कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज एक सिस्टम है जिसको कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चलाया गया, ये सिस्टम कभी अप हो रहा है और कभी डाउन। यहाँ पर अगर हम देखें T0 पे सिस्टम अप हुआ और T1 पर सिस्टम डाउन हो गया, T1 से लेके T2 तक सिस्टम डाउन ही रहा और फिर T2 पर सिस्टम दोबारा अप हो गया। अभी सिस्टम चलता जा रहा है जब तक कि T3 नहीं आया। तो T1, T2, T3 या डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस, और इनमें से हमें नज़र आ रहा है कि सिस्टम 4 मरतबा डाउन हुआ है, एक T1 पर, T3 पर, T5 पर और T7 पर। हम इसको कह सकते हैं कि 4 मरतबा फेलियर आया हमें। चौथे फेलियर का टाइम शायद ऐसा था कि उसके बाद हमने सिस्टम को मज़ीद टेस्ट नहीं किया T7 के बाद। अच्छा, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लेबल कर सकते हैं इन चीज़ों को। एग्जाम्पल हम लेबल कर सकते हैं कि ये जो अप होने से लेके डाउन होने तक का टाइम था, ये हमारा टाइम बिटवीन फेलियर था, ये पहले फेलियर के दरमियान का टाइम था। दूसरा जो था वो टाइम बिटवीन फेलियर 2 था, यानी T3 माइनस T2 इज़ TBF2, T1 माइनस T0 इज़ TBF1, T5 minus T4 is TBF3 and T7 minus T6 is TBF4. तो हम अप टाइम डाउन टाइम माइनस अप टाइम फॉर अ पर्टिकुलर अप पीरियड जो हमारा होगा वो एक टाइम बिटवीन फेलियर होगा। रिमेंबर दिस T1 इज डाउन टाइम एंड T0 इज अप टाइम। T0 पर सिस्टम अप हुआ था, तो डाउन टाइम माइनस अप टाइम फॉर दिस फर्स्ट फेलियर हमारा TBF इंडिकेट करता है। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आएगी, जितनी देर ये सिस्टम डाउन रहा T1 से T2 के बीच में, यकीनन ये सिस्टम डाउन का मतलब ये नहीं है कि अब कोई इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं हो रही, सिस्टम रिपेयर के अंदर गया हुआ है, तो इसका मतलब है ये टाइम टू रिपेयर है। तो टाइम टू रिपेयर जो होगा उस रिपेयर पीरियड के लिए डाउन टाइम माइनस अप टाइम यानी अप टाइम माइनस डाउन टाइम यानी T2 माइनस T1 जो होगा वो हमारा टाइम टू रिपेयर निकल आएगा। तो अगर हमारे पास T0, T1, T2 वगैरह गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम टू रिपेयर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनको ज़रा डिफाइन करने की कोशिश करें, ये T1 माइनस T0 वगैरह तो TBF निकाल देंगे, T3 माइनस T2 TBF निकाल देगा, T2 माइनस T1 TTR निकाल देगा विच इज़ टाइम टू रिपेयर। तो हम देख सकते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज़ एक्चुअली एवरेज ऑफ TBFs in TBF1 plus TBF2 plus TBF3 plus TBF4
डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव फेस्ड फेलियर्स, n इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेलियर्स 4 हैं। तो इस एग्जांपल में अगर मैं कहूँ तो t1 माइनस टी नॉट प्लस t3 माइनस t2 प्लस t5 माइनस t4 प्लस t7 माइनस t6, ये 4 चीज़ें ऐड हो गई। इनको ऐड करने के बाद मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास MTBF आ जाएगा। सिमिलरली MTTR इज मीन टाइम टू रिपेयर, वो कैसे निकलता है? MTTR निकालने का तरीका ये है कि टाइम टू रिपेयर 1 प्लस टाइम टू रिपेयर 2 प्लस टाइम टू रिपेयर 3, ये 3 TTR जो है हमारे यहाँ पर अभी ऐड हो जाएंगे। चौथा टाइम टू रिपेयर है नहीं है क्योंकि उसके बाद हमने सिस्टम को अब देखा ही नहीं है। तो TTR1 इज T2 माइनस T1, TTR2 इज T4 माइनस T3, TTR3 इज T6 माइनस T5। तो ये इन तीनों को हमने काउंट किया, इन तीनों को ऐड किया और हमने नंबर ऑफ फेलियर्स पे डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ फेलियर्स इज 4। अब ये जो MTBF और MTTR हैं ये ड्यूरिंग एन ऑपरेशनल पीरियड मेजर किए जाते हैं। यानी हमने एक सिस्टम को फॉर 200 आवर्स या 300 आवर्स या 100 आवर्स ऑपरेशनल रखने की कोशिश की और हमने उसको चलाते हुए रेगुलर इस्तेमाल किया। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा मुकम्मल लोड डालकर देखा, कभी दरमियान में मुकम्मल लोड आ गया, कभी नहीं आया, मैक्सिमम लोड आया नहीं आया, कभी नॉर्मल रूटीन में सिस्टम चलता रहा, कभी नॉर्मल लोड पर सिस्टम चलता रहा, एंड सो ऑन। सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है और चलते चलते हम देख रहे हैं कि कितनी मरतबा इसमें फेलियर अकर हुआ है और हमें कितना टाइम रिपेयर करने में लगा है। यहाँ पर अगर हम देखें, हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा TTR जो है वो कम रहे, क्योंकि टाइम टू रिपेयर अगर कम है तो इसका मतलब है कि सिस्टम इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। तो सिस्टम मेंटेनेबल सिस्टम लगता है। तो सिस्टम मेंटेनेबल है तो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो अवेलेबल भी रहेगा। सॉरी, सिस्टम इजी टू रिपेयर है, इसका मतलब जल्दी से रिपेयर होकर वापस आ चुके हैं हम और सिस्टम अब हमारा अवेलेबल भी ज़्यादा अरसे तक है। तो जितना हम ज़्यादा TBF को इंक्रीज़ कर रहे हैं, TBF को इंक्रीज़ करने से हम एक्चुअली अपने सिस्टम की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो TBF का एक ड्यूरेशन बढ़ाने से हमारा उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका हो सकता है कि या तो हम सिस्टम ऐसा अच्छा डिज़ाइन करें कि उसमें फेलियर्स आए ही कम से कम मरतबा। दूसरा ये है कि अगर सिस्टम में फेलियर्स आ ही रहे हैं तो, या कुछ फेलियर्स आने होते भी हैं, वो हम शायद अवॉइड ना कर सकते हों बाज़ केसेस में, तो हम टाइम टू रिपेयर जो है ना अपना वो कम से कम रखें। तो हमारा सिस्टम अगर टाइम टू रिपेयर कम रख रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा अरसे के लिए अवेलेबल सिस्टम है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे जो तीसरा जो मैयर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो हमारा मीन टाइम टू फेलियर का मैयर है। मीन टाइम टू फेलियर क्या करता है? मीन टाइम टू फेलियर जैसे MTBF काम कर रहा है उसी तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जी सिस्टम को चलाने के बाद जो उसका पहला फेलियर आया उसका टाइम नोट कर लिया, अब सिस्टम को उसके बाद दोबारा फिर चलाएंगे। ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो उस वक्त हम रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ इस वक्त और ये क्रैश करती है या रिस्पॉन्ड करना बंद करती है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद ये एप्लीकेशन अपडेट होगी, इस एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद अब मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। ऐसा तो नहीं होगा, मैं इसको नेक्स्ट टाइम फिर चलाऊंगा, यानी मैं इसको रीस्टार्ट ही करूंगा। तो मैं कितने अरसे के लिए इसको चला के रखा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 6 घंटे चला के रखा, इसको रेगुलर इस्तेमाल किया, उसके बाद ये फेल हो गई, यानी क्रैश कर गई। मैं कुछ देर बाद दोबारा फिर चलाया, फिर तकरीबन 7 घंटे के लिए चलती रही, उसके बाद फिर फेल हो गई। फिर तीसरी मरतबा फिर चलाया, उसके बाद ये 8 घंटे के लिए चली और उसके बाद फिर दोबारा क्रैश कर गई। तो अब मेरा 6 + 7 + 8/3 ये मेरा MTTF निकल आएगा। तो अब ये ऐसे सिस्टम है जो इस वक्त रिपेयर होकर नहीं चल सकते। MTBF वहाँ चलेगा जहाँ पर सिस्टम हमारा जब डाउन हुआ है, तो उसको हम रिपेयर करेंगे इंस्टेंटली और इस रिपेयर करने के बाद उसको दोबारा से अवेलेबल कर देंगे। तो हम अपने सिस्टम की अवेलेबिलिटी भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अवेलेबिलिटी निकालने का तरीका क्या हो सकता है? अवेलेबिलिटी निकालने का तरीका हो सकता है 1/1 + MTTR। रिमेंबर, इफ वी कीप MTTR वेरी वेरी स्मॉल, इफ MTTR इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स कि हम बहुत जल्दी रिपेयर कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो उसमें 1/1 डिनोमिनेटर में 1 + 0 आना शुरू हो जाएगा। इफ़ MTTR अप्रोचेज 0 तो नीचे वाली टर्म अप्रोचेज 1। When नीचे वाली टर्म अप्रोचेज 1 तो 1/1 इज अप्रॉक्सीमेटली 100%, 1/approximately 1 इज 100%, ऐसे कहना चाहिए। यानी 1/1 + 0.1 इज तकरीबन 100%। और अगर MTTR 0 हो जाए, जो कि इस केस में हो सकता है कि कभी भी फेलियर ना आया हो,
या एक ही फेलियर आया हो और वो बस आखिरी फेलियर है, तो हम कहते हैं कि फिर उस केस में ये आइडियल पॉइंट 100% वाला आ जाएगा। हो सकता है पॉइंट अभी हाइपोथेटिकल से लग रहा हो, इम्पॉसिबल से लग रहा हो, लेकिन 100% वैल्यू तभी आएगी जब एम टी टी आर इज़ वेरी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो हमारी अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी। तो ये कुछ मेजर्स हम रिलायबिलिटी के दौरान ऑपरेशनल प्रोफाइल्स देखते हुए निकाल लेते हैं, और इनके ज़रिए हम कहते हैं टेस्टिंग इन्वायरमेंट में हमारी एप्लीकेशन कितनी रिलायबल रही है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्चुअल इन्वायरमेंट में भी इतनी ही रिलायबल रहेगी। बाज़ ये टेस्ट एक्सेप्टेंस के बाद यूज़र एंड पर डिप्लॉय हो जाने के बाद दोबारा से फिर रन किए जाते हैं, और मेजर किया जाता है कि जो हमारे टेस्ट इन्वायरमेंट में वैल्यूज़ आई थी, क्या वही वैल्यूज़